नमस्कार। आप सभी का फिर से स्वागत है इस पॉडकास्ट में, इस टॉक शो में हम ऐसी-ऐसी इम्पोर्टेंट और लोगों को, राष्ट्र को और सामान्य जन जीवन को जो स्पर्श करती है, ऐसी बातों को हम यहाँ लाते हैं, उसे उजागर करते हैं और कहीं-कहीं पे कुछ द्विधा, शंका, शक या सवाल हो, उसके सॉल्यूशन लाने के प्रयत्न करते हैं। वैसे में आज हमारे साथ इस टॉक शो में जो शख्सियत है, बहुत ही अलग किस्म की शख्सियत है और उनके पास अलग-अलग क्षेत्र के बहुत ही बड़े-बड़े एक्सपीरियंसेस रहे हैं। ही इज कैरिंग वाइड एंड वैराइड एक्सपीरियंस इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड्स। उसमें लॉ भी है, इकोनॉमिक्स भी है, फाइनेंस भी है, सोशल सर्विसेज भी है और इन सब को देखते हुए आज उस मुद्दे को हम बात करेंगे, उस मुद्दे को छूना चाहते हैं जिसने पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ तहलका मचाया है। जी हाँ, आज हम बात करने जाने वाले हैं भारत की अर्थव्यवस्था और उस अर्थव्यवस्था पे जो शख्सियत आज हमारे साथ है, ही इज श्री दर्शक भाई त्रिवेदी। दर्शक भाई त्रिवेदी, आपका स्वागत है आज के टॉक शो में। और आपने ऐसे टॉक शो में आगे भी कुछ ना कुछ शोज किए हैं, कहीं कहीं पे भी आपने अपने सुझाव, अपने एक्सपीरियंस और पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। उसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू आपने रखा था डॉलर वर्सेज रुपीस। डॉलर वर्सेज रुपीस को इसलिए याद कर रहा हूं क्योंकि आज हमें जो बात करनी है, पूरे भारत में, पूरे देश में और कहते पूरे विश्व में अलग अलग जी ये बातें चलती है टैरिफ की। तो सबसे पहले मतलब आपने डॉलर वर्सेस रुपीस की बात की थी और अब टैरिफ का एक टेरर आ रहा है। तो सबसे पहले मतलब डॉलर के और रुपीस के बारे में ब्रीफली हमारे श्रोताओं को जरा बताइएगा। डॉलर एक्चुअली एक वर्ल्ड इकोनॉमी में एक ऐसी करेंसी हो गई आज के दिन में कि अगर आपको कोई भी कुछ भी नया खरीद करना है, कोई भी कंट्री में कुछ भी लेना है, तो आपका जो व्यवहार होगा, जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा, वो सारे ट्रांजैक्शंस आपके डॉलर के अंदर ही होने चाहिए और होंगे। अब ये होना हो गया कि हर एक कंट्री को एक डॉलर रिजर्व रखना पड़ता है और ये डॉलर जितना डिमांड में आता है उतना उसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट बढ़ती है। ये एक्चुअल में डिमांड वर्सेस सप्लाई के नियम के ऊपर चलता है। अब एक परिस्थिति ऐसी हो गई कि वर्ल्ड में जब WTO की फॉर्मेशन में डॉलर को वर्ल्ड वाइड एक कॉमन करेंसी के स्वरूप में लिया गया, तब इस चीज को इस एंगल से लिया गया था कि एक बैलेंस इकोनॉमी है और बैलेंस इकोनॉमी के अंदर अगर उस करेंसी से व्यवहार चलेगा तो समग्र विश्व को कभी भी उसके पर्टिकुलर करेंसी के फॉल हो जाने से कोई लॉस नहीं होगा। दैट वाज अ कॉमन आइडिया बिहाइंड दिस प्रपोजल। लेकिन आज के दिन में ऐसा एक्चुअल में नहीं रहा है। आप इस चीज को अगर ध्यान से देखें तो ऐसा हो गया है कि एक इंडियन आदमी या कोई इंडियन बड़ा फाइनेंस, कोई बड़ा ग्रुप है, अगर श्रीलंका में वो कुछ बाय करना चाहता है, मैं एक एग्जांपल के तौर से आपको बोलना चाहता हूँ कि 100 करोड़ की कोई कंपनी अगर श्रीलंकन रुपीस में उसको बाय करनी है इंडिया से, तो पहले ये आ जाएगा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। अगर आप साउथ में एक पॉइंट पे पहुंच जाए तो वहां से आपका नॉटिकल जो माइल है वो करीबन 65 से 70 किलोमीटर में तो श्रीलंका आ जाता है। और अगर आप दिल्ली से चले तो 4.5-5 घंटे में वो फ्लाइट श्रीलंका में पहुंच जाती है। लेकिन अगर वो 100 करोड़ श्रीलंकन रुपीस की कंपनी अगर उसको लेनी है तो वो रुपीस डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकता है। पहले उसको अपनी बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, बैंक वायर करेगी अमेरिका की बैंक को और यहाँ रुपीस कन्वर्ट होंगे डॉलर में। वहां डॉलर फिर एक बार श्रीलंकन जो पार्टी है उसके लिंक अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, वहां फिर से वो डॉलर का श्रीलंकन रुपीस में कन्वर्जन होगा और वो कन्वर्जन होने के बाद अमाउंट क्रेडिट होगा श्रीलंकन कंपनी को। वर्ल्ड के अंदर करीबन ऐसे 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतने बड़े ट्रांजैक्शंस हर रोज हो रहे हैं और ये सारे ट्रांजैक्शंस में वी आर गिविंग सर्टेन अमाउंट टू डॉलर।
क्योंकि हम जब डॉलर के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो पहले ट्रांसफर का एक चार्ज चढ़ता है, फिर ट्रांसफर से नेक्स्ट कंट्री की करेंसी में ट्रांसफर होता है, वहां पे कन्वर्जन चार्ज होता है, फिर ट्रांसफर चार्ज फिर एक बार लगता है। तो आप एक समझिए कि 1 करोड़ रुपया अगर आपने यहां से ट्रांसफर किया और ये पूरी प्रोसेस में अगर एक 1% ही एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस 1 करोड़ रुपया अमेरिकन बैंक को मिलेगा, यानी अमेरिका को मिलेगा। अब आप समझिए कि पूरे वर्ल्ड के 5 लाख 10 लाख ट्रांजैक्शन जो हर रोज हो रहे, अगर ये पूरी रकम कुछ न कुछ अमेरिका को देती रहे या विकसित देश को देती रहे, तो बट ऑब्वियस है कि उनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। सो आज के दिन में ऐसा भी आपने शायद सुना होगा कि ब्रिक्स जो कंट्रीज है वो अपनी करेंसी लाना पसंद करते हैं, या शायद आपने सुना होगा कि रशिया के अंदर हमने जब ऑयल की परचेस की तो हमने रुपीस में की, ईरान को जो पेमेंट करना था वो भी रुपीस में हुआ, और ऐसे धीरे धीरे भारत अपने रुपीस से पेमेंट करना शुरू किया है। और बाकी कंट्रीज भी अभी डॉलर के अगेंस्ट में अपनी करेंसी को मार्केट में लाके या कोई एक कॉमन करेंसी दूसरी इस पक्ष में आ जाए, तो इससे कोई एक पर्टिकुलर करेंसी का दबदबा न रहे तो ही वर्ल्ड बैलेंस हो सकता है। आपको मैं एक एग्जाम्पल के दौर पे बोलना चाहता हूं कि रशिया और यूक्रेन की जब फाइट थी तो बिलियंस ऑफ डॉलर रशिया के रिजर्व में पड़े थे अमेरिकन बैंक में, क्योंकि वो भी ट्रेड में है तो रशिया को भी डॉलर्स की जरूरत पड़ेगी। तो वो जो रकम थी वो सडनली कोई एक सरकार ने फ्रीज कर दी। अब ये हालत हो गई कि रशिया स्मार्ट इनफ था, उसने अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे, अपने गैस थे जो सप्लाई कर रहे थे वो यूरोप को, उन्होंने ये सिंपल सी बात की, अगर मेरे डॉलर फ्रीज होते हैं तो मैं यूरोप को गैस नहीं भेजूंगा। अब करीबन 65 से 70% जो रशिया का नेचुरल गैस है वो यूरोप यूटिलाइज करता है, क्योंकि वहां पे विंटर सेशन में 6 से 7 महीना करीबन या 8 महीना, ये 8 मंथ तक उनको ये गैस से ही वो लोग अपने पूरे घर का, ऑफिस का जो भी है वो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए और वो ठंड से बचने के लिए इसको यूटिलाइज करते हैं। तो यूरोप ने ये प्रेशर बनाया अमेरिका के ऊपर कि भाई ये जो करेंसी आप फ्रीज कर रहे हो इससे हमें बहुत नुकसान होने वाला है और हमारे यहाँ पे परिस्थिति और गहरी और गंभीर हो जाएगी, और ये देखते हुए अमेरिका ने फिर इसको रिलैक्स किया। तो आप समझिए कि अगर कोई एक करेंसी पूरे वर्ल्ड को हैंडल करने की ताकत रखती है तो लॉन्गर वे पे अगर वो चलाने वाला आदमी सही है तो दैट इज फेयर इनफ। लेकिन अगर कोई गलत हाथ में ऐसी करेंसी या ऐसा देश चला जाए तो फिर पूरे वर्ल्ड के अंदर, आप मेरे ये बात को नोट करना कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसी अंधाधुंधी हो सकती है कि जिससे एक वर्ल्ड वॉर तीसरा हो सकता है। दैट इज माय सिंपल बिलीफ। नाउ योर पॉइंट इज अबाउट द टैरिफ। सो व्हाट इज टैरिफ? टैरिफ एक्चुअल में एक ऐसी चीज है जो हर एक कंट्री अपने अंदर जो प्रोडक्शन होता है उस प्रोडक्शन के बावजूद भी अगर सिमिलर प्रोडक्ट बाहर से आती है और वो बाहर से आने वाली प्रोडक्ट अपने देश के अंदर बनती हुई प्रोडक्ट के ऊपर हावी हो जाती है, तो फिर कंट्री क्या करता है कि वो इंपोर्ट के अंदर अपनी टैरिफ ऐड करके उसकी कॉस्टिंग बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है कि डोमेस्टिक जो भी लोग इसमें है उनकी प्रोडक्ट का सेल विद इन द कंट्री बढ़ता है। तो ये टैरिफ लाना वो बहुत ही रिजनेबल प्रोसेस है और ये हर एक कंट्री को मेरे एंगल से करना चाहिए। सर मैं यहाँ ये एक रोकना ये चाहूंगा कि जैसे मतलब आपने डॉलर के बारे में हमारे श्रोताओं को समझाया, तो मतलब हुआ तो यूं कि डॉलर इतना स्ट्रांग होने की वजह से कहीं किसी कंट्री की ये डोमिनेंस बढ़ती है और ये डोमिनेंस बढ़ने की वजह से ये अपना मतलब जो आप कहते हैं दबदबा, अपना जो मतलब मर्तबा है हर एक पे ऐसे थोप रहे हैं। और उसी को लेके जैसे अभी आप टैरिफ बोल रहे हैं तो मतलब उसी को लेके टैरिफ में कहीं पे ये ऊंच नीच करके दूसरी कंट्रीज को अपने अंडर में लाने का कहीं पे ट्राई करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये मतलब टैरिफ कॉमन मैन कैसे समझेगा? ये बस उसी एंगल को आप
को बता रहा हूं कि टैरिफ क्या होता है कि नॉर्मली कंट्री अगर कुछ करती है अपनी डोमेस्टिक जो प्रोडक्शन है इसको बचाने के लिए तो वो बहुत रीजनेबल इनफ है। भारत ने मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो भी प्रोसेस चालू की थी वो भी सही प्रोसेस थी, क्योंकि हर एक कंपनी को अगर कुछ भारत में बेचना हो, देखिए आपको भारत में बेचना है जी, तो आप भारत में आइए, आप भारत में प्रोडक्शन करिए। आपको हमारे यहाँ पे जो लेबर एक्सपेंसेस है वो बहुत कम है। हमारे यहाँ पे आपको लैंड गवर्नमेंट एलोकेट करती है, टैक्सेस में गवर्नमेंट का थोड़ा उसमें ये भी लिबरल होती है कि आपको थोड़ा टैक्सेस में भी सेविंग होगा। तो ये सारी प्रोसेस के बाद अगर कंपनियां यहाँ पे आती है तो दो फायदे इसमें क्लियर कट होते हैं। पहले तो कंपनी का फायदा होता है कि इनको 150 करोड़ का मार्केट मिलता है। सेकंड, कंपनी का ये फायदा होता है कि उनको लो कॉस्ट में लेबर मिलता है, लैंड मिल जाती है। दूसरा कि हमारी जो टैक्सेशन है वो करीबन लोएस्ट टैक्सेशन है आज के दिन में, जो डेवलप कंट्री है उसके हमारे एंगल से टैक्सेशन थोड़े ज्यादा है। सेकेंडरी ये होता है कि भारत को फायदा ये है कि भारत में अगर वो कंपनी आती है तो रॉ मटेरियल भारत का यूटिलाइज होगा, पैकिंग मटेरियल भारत का यूटिलाइज होगा, इलेक्ट्रिसिटी भारत की यूटिलाइज होगी, लेबर भारत के यूटिलाइज होंगे, जीएसटी भारत को मिलेगा, इनकम टैक्स भारत को मिलेगा, और जो ट्रांसपोर्टेशन है भारत की कंपनी को जाएगा। तो पहले ये था कि जो भी बाहर से कुछ लेके यहाँ पे आता था तो पहली सरकार क्या करती थी, उसको 10% 15% प्लस करके उसकी वैल्यू ऐड करके भारत के अंदर इंपोर्ट ड्यूटी लगा के इसको सेल करने देते। लेकिन आज जो मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोसेस है वो डिफरेंट प्रोसेस है। यहाँ पे ये होता है कि वो लोग बाहर 15% ही ले जा रहे हैं, बाकी सब जो है वो भारत के पास रहता है, क्योंकि वो भारत का है। भारत का लेबर है, भारत का टैक्स है, भारत का रॉ मटेरियल है, भारत का पैकिंग मटेरियल, भारत का ट्रांसपोर्टेशन है, भारत की लैंड है, और सभी चीजें भारत में, इलेक्ट्रिसिटी और सब भारत का यूटिलाइज होता है। तो वो सारे प्रॉफिट भारत के अंदर रहते हैं, और कंपनियों को तो अपना फायदा चाहिए, वो फायदा लेके निकल जाती है। लेकिन टैरिफ वॉर इज समथिंग डिफरेंट देन दिस वर्ड। व्हाट इज टैरिफ वॉर? टैरिफ वॉर ये होता है कि मैं पहले ये देखता हूं कि मुझे आज के दिन में सबसे ज्यादा किससे खतरा है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट कि किसी ने ये आइडेंटिफाइड कर दिया है कि भारत से उसको खतरा है। ये मेरा सीधा बात, ये मेरी सीधी कोई पॉइंट नहीं है इसके ऊपर। लेकिन भारत इज वेरी स्मार्ट इनफ। लेकिन लोगों ने ये आइडेंटिफाइड कर दिया है कि अगर आप देखिए तो हायर पोस्ट पे भी आज इंडियंस ही है। आप देखिए तो हायर जितनी भी बड़ी कंपनीज है उनके सीईओ आप ज्यादातर देखेंगे तो इंडियंस है, भारतीय मूल के है। अब ये लोग को इतना पता चल गया है कि 150 करोड़ वाला एक देश है जिसका बहुत फास्ट मूविंग इकोनॉमी है, जिसका जीडीपी आज के दिन में इतना ग्रोइंग है, फिर भी 7 to 8.5 to 9% के बीच में जीडीपी रहता है। सो दैट इज व्हाट मोर इम्पोर्टेंट कि इतना हाई जीडीपी और इतना हाई ग्रोथ रेट के साथ एक कंट्री डेवलप हो रहा है, और ये कंट्री को चलाने के लिए आज जो इसको चलाने के लिए जो लोग हैं, मैं सीधा फोकस करना चाहूं तो रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मैं इसमें बोलना चाहूंगा कि वो इतने फोकस है अपने देश के लिए, भारत के लिए, कि इनकी पूरे विश्व में जितने छोटे बड़े जितने भी कंट्रीज है उनके साथ इतने अच्छे रिलेशनशिप इन्होंने बिल्टअप किया है कि आज हम लोग एक दिन ऐसी परिस्थिति में थे कि हमारे पास क्रूड डेफिशिएट था, हम कहीं से क्रूड लाते थे और फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत करके इसको खत्म करते थे। आज उल्टा हो गया है कैलकुलेशन, करीबन 4-5 साल से हम लोग क्रूड ऑयल लाते हैं, लो कॉस्ट में लाते हैं, इसको रिफाइन करते हैं, भारत की रिक्वायरमेंट को सब्सिडाइज करने के बाद हम लोग इसको एक्सपोर्ट करते हैं, और मेजोरिटी एक्सपोर्ट होता है यूरोपियन कंट्रीज में और अफ्रीकन कंट्रीज में और अलग कंट्रीज में। हमारा यहाँ से क्रूड रिफाइन होकर पेट्रोल डीजल जाता है। तो अभी ये होना हो गया है कि धीरे धीरे से हमारा जो रिजर्व था, ये रिजर्व इतना बिकॉज ऑफ दिस थिंग बढ़ा कि हम लोग चौथे स्थान के बदले आज के दिन में रिजर्व्स में 3rd पोजीशन पे आ गए अक्रॉस द वर्ल्ड। अब जो भी डेवलप्ड इकोनॉमी है उनका ये चीज इनको फोकस रहता है कि मैं दबदबा इतना रखूं कि लोग कम से कम मेरे अंडर में रहे। तो एक टैरिफ वॉर चालू हो गया। वो टैरिफ वॉर ऐसे आया कि भाई पहले तो चाइना को टारगेट किया कि तुम्हारे ऊपर 250% का टैरिफ,
अब किसी और कंट्री को पकड़ा के तुम्हारे ऊपर 150% का टैरिफ, और तब हमारी बारी आई 25% का टैरिफ। लेकिन चाइना ये वो स्मार्ट इनफ, इसने बोला कि तुम्हारी जो बड़ी ब्रांड्स है, जो भी है, जैसे लेदर में घुसी है या कोई भी उनकी बड़ी जो लेदर ब्रांडिंग है या कपड़े की बड़ी ब्रांडिंग है, तो चाइना ने ये चीजें ओपन करना चालू कर दिया कि जो टैग लगता है $7,000 का, वो हम लोग $18-20 में कंपनी को दे रहे हैं या $25 में दे रहे हैं। तो वो मार्केट में अगर चीजें 150% के टैरिफ के साथ या 250% के टैरिफ के साथ भी अगर वो चीजें मार्केट में निकल गई, तो वो 8,000 के लेवल के बहुत लो कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगी। सो इससे एक अफ्रेड पॉइंट हो गया और चाइना का टैरिफ रिजनेबल हो गया। अब आई रशिया की बात। तो रशिया से आज के दिन में अमेरिका बहुत सारी चीजें ले रहा है और इनको ये चीजों की जरूरत है। दे आर टेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम रशिया। लेकिन इनको ये पता है कि यहाँ पे एशियन कंट्रीज में अगर भारत एक ऐसा देश है जो हर एक के साथ जुड़ पे अगर ब्रिक्स की कोई एक करेंसी डेवलप कर देता है और अगर वो पूरे एशिया में या मिडिल पार्ट तक भी पहुंच जाती है, तो फिर अगर व्यवहार पूरा उसमें चला जाता है तो डॉलर फिर डिमांड की रेस में से निकल जाएगा। शायद आप सभी को पता भी होगा कि अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर आज के दिन में इतना डेप्थ है कि जितना उसका पूरा मूवमेंट है मनी का, उससे थोड़ा हायर साइड में उनका डेप्थ चल रहा है। तो ये अगर डिमांड में डॉलर रहता है और अमेरिका का एक दबदबा रहता है, तो ही अमेरिका सस्टेन हो सकता है 10 साल के अंदर। अगर यहाँ पे कुछ ऑल्टरनेट होना चालू हो गया और कोई एक करेंसी का दबदबा हो गया, तो फिर अमेरिका शायद, जैसे चाइना ने आज नंबर 1 पे है रिजर्व में, तो दूसरे कंट्री में वो है, तीसरे में अगर भारत भी आ रहा है या चौथे स्थान में आ रहा है, तो ये हो जाए कि वो सेकंड पोजीशन से निकल के थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में चला जाए और भारत इससे ऊपर आ जाए। तो ये टैरिफ वॉर इसीलिए है कि मैं देखता हूं कि अगर सामने कौन कौन मुझसे ज्यादा पावरफुल हो सकता है इन फ्यूचर, मैं इसका प्लानिंग एडवांस में करना चाहता हूं। क्योंकि मैं इसीलिए एडवांस में करता हूं कि मैं अगर रशिया से कुछ ले रहा हूं तो मैं रशिया को ना नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि वहां टैरिफ अगर लग गया तो मुझे लॉस हो रहा है। तो मुझे रशिया को लॉस करवाना है, तो मैं इनडायरेक्ट रशिया को लॉस करवा रहा हूं, क्योंकि मैं टैरिफ लगा रहा हूं भारत के ऊपर, जिससे रशिया से जो क्रूड यहाँ पे आता है वो रिफाइन होकर टैरिफ लग के बाहर निकलेगा। तो फिर पर्टिकुलर जो भी कंट्री है जो मेरे साथ जुड़े हुए, ये मैं अमेरिका की बात करता हूँ, अगर उनके साथ कोई कंट्रीज जुड़े हुए तो वहां पे वो अपने प्रेशराइज से बोल सकता है कि ये मेरा 50% वाला टैरिफ वाला है, और इससे अगर हम लोग नहीं लेते या फिर हम टैरिफ लगाते हैं तो सिमिलर टैरिफ के ऊपर आप लोग इसमें काम करेंगे। सो दैट इज अ सीन बिहाइंड दिस ऑल द थिंग। चीज ये है, जैसे आपने कहा कि ब्रिक्स, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, अगर ये कोई करेंसी डेवलप करता है, इंडिया एंड चाइना एंड देन साउथ अफ्रीका, तो ये कोई करेंसी डेवलप करता है, जैसे यूरो ने की, यूरो हुई, तो मतलब ये यूरो से वहां पे इफेक्ट हुई थी या उसका मतलब इस वजह से उनको डर लगता है कि शायद ये ब्रिक्स कंट्री की ऐसी अगर कुछ हुई तो कहीं पे कुछ दिक्कतें आएगी। देखिए, फाइनेंस मार्केट में करेंसी तो कंट्रीज निकाल सकते हैं। यूरो जैसे निकली तो यूरो का कंपटीशन नहीं था डॉलर के साथ। अच्छा, लेकिन ब्रिक्स एक ऐसी करेंसी है जिसको वो लोग ट्रेड में लाना चाहते हैं। करेंसी का एक पूरा बास्केट होता है। करेंसी बास्केट मीन्स ऐसा होता है कि अगर कोई भी करेंसी बास्केट में आप पकड़ो तो रुपीस डालो, रूबल डालो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर डालो, अमेरिकन डॉलर डालो, आप यूरो डालो और आप दिरहम डालो। तो ये सारा डालने के बाद उसकी कंपैरिजन स्टडी होती है विद डॉलर, क्योंकि डॉलर को इन लोगों ने एक मान लिया है कि इट्स अ मदर ऑफ ऑल करेंसी। तो इससे प्रपोर्शनेट क्या क्या, जैसे मेडिकल है कोई का, तो इसके प्रपोर्शनेट उसका मार्केट वैल्यू क्या है, इस एंगल से उसकी एक वैल्यू हर रोज के ट्रेड में रहेगी। तो ऐसे डॉलर के पैरेलल एक और करेंसी आ जाए, यूरो वाज नॉट पैरेलल टू डॉलर, वो तो एक करेंसी थी, वो उतने कंट्रीज ने अपने लिए रखी थी। लेकिन अगर ब्रिक्स आ जाएगी तो ब्रिक्स के रेट भी फिर पढ़ना चालू हो गए कि ब्रिक्स से रूबल क्या है,
ब्रिक्स से रुपीस क्या है, ब्रिक्स से श्रीलंकन रुपीस क्या है, पाकिस्तान रुपीस क्या है, उससे आपका दिरहम क्या है। तो ये सारा जब चालू हो जाएगा तो देन आफ्टर ब्रिक्स से डॉलर क्या है वो भी होना चालू हो जाएगा। और अगर डॉलर एक ऐसी कंट्री है जहां पे रिजर्व और गोल्ड रिजर्व क्या है, और ब्रिक्स जिसके स्पॉन्सर्स में चाइना है तो उसका रिजर्व क्या है, उसका गोल्ड रिजर्व क्या है। तो अगर ये 4 कंट्री का गोल्ड रिजर्व का अगर आप टोटल करते हो तो दे आर मोर एंड मोर, बहुत ज्यादा अमेरिका से उनके पास रिजर्व्स है। अगर ये लोग का इकट्ठा होने से ब्रिक्स की एक वैल्यू ऐसे बढ़ जाती है कि वहां पे 1 ब्रिक्स इज इक्वल टू $10 हो जाएगा, या $5 भी अगर हो जाए, या जो भी हो जाए वॉटेवर, तो फिर अमेरिका को इसके ऊपर बहुत नुकसान हो सकता है। तो कहीं पे ये खौफ उनको वहां पे सता रहा है, तो उस वजह से शायद ये टैरिफ वॉर इन्होंने शायद छेड़ दी है इंडिया के खिलाफ या ब्रिक्स कंट्रीज के खिलाफ। आप ऐसा मानते हैं क्या? टैरिफ वॉर बेसिकली ऐसे होते हैं कि एक डोमिनेंट लोग जो डोमिनेंट होता है वो अपने एरिया के अंदर या पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना दबदबा रखने की कोशिश करता है। जो सरेंडर होता है इसको छोड़ देता है। लेकिन सरेंडरिंग में उनका सरेंडरिंग ऐसे होता है कि आपको मुझसे बिजनेस करना है, सिंपल, दे रिक्वायर्ड अ बिजनेस। अब ऐसा है कुछ कि हमारा सबसे बड़ा जो आज के दिन में बिजनेस है, जो कि फार्मर के और पशुपालन के अंदर जो हमारा मिल्क प्रोडक्शन है, डेयरी प्रोडक्शन है, तो इस डेयरी प्रोडक्शन में हमारा बिलियंस ऑफ डॉलर का बहुत बड़ा मनी साइकिल है। आपको तो पता ही है कि जैसे हमारी डेयरीज है वो जब प्रॉफिट शेयर करती है तो करीबन वो 1000%, 1200% का प्रॉफिट शेयर करती है। एनिमल हस्बेंडरी वालों को बहुत फायदा करा। तो ये बिजनेस के अंदर हम लोग इसीलिए हमारे फार्मर्स को जिंदा रखते हैं। अब उनको इस बिजनेस में आना है तो टैरिफ वॉर लगाने से वो कंट्री को मजबूर करती है कि आप हमें आपके ये बिजनेस में आने दीजिए और इसको फेयर कर दीजिए, ओपन कर दीजिए। अगर आप ओपन करते हो तो यू आर माय प्रीफर्ड कंट्री। लेकिन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र भाई वाज वेरी क्लियर कि मेरे जो गरीब फार्मर है, मेरे जो पशुपालन के व्यवसाय में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो बहनें जुड़ी हुई है, उनका पूरा घर, ये 2, 3, 5 जो भी कैटल उनके पास है, उनका जो मिल्क का सेलिंग होता है, इसके ऊपर उनका पूरा फैमिली चल रहा है। अगर मैं ऐसी चीजों को साइडलाइन करके मैं एक ऐसी चीज को आने देता हूं जिससे एक मिलियंस ऑफ डॉलर या बिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस डिस्टर्ब हो जाए, मेरे लोग डिस्टर्ब हो जाए, तो वो नरेंद्र भाई नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने ये टैरिफ के सामने रहते और ये रहा कि भी आप टैरिफ जितना लगाना हो आप जाइए, लेकिन हम लोग ऐसे कोई भी बिजनेस में या हमारे जो लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, जिनकी रोजी रोटी जिस बिजनेस से चल रही है, वहां पे हम लोग आपको ग्रीन सिग्नल या ग्रीन कारपेट आपके लिए नहीं रखेंगे। टैरिफ की टेरर से हम आपके सामने घुटनों पे नहीं आएंगे। तो ये मतलब ये जो टैरिफ का टेरर है, इससे कॉमन इंडियन को कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, अगर हम पूरी हमारी इंडिया की जितनी भी प्रोडक्शन है, अगर हम लोग इसी को यूटिलाइज करते हैं, हमें बाहर से कुछ लाने की जरूरत नहीं है, तो फिर हमें ये टैरिफ कभी टच नहीं करेगा। अच्छा, तो मतलब ये है स्वदेशी पे हमें झोंक ज्यादा देना है, हमें कुछ टच नहीं करने वाला है। हमें एक ध्यान रखना है, एक बार मैंने अपने अंदर भी एक यूट्यूब चैनल के अंदर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। हमें ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि जितनी भी कंपनीज है जो यहाँ से प्रॉफिट लेके जा रही है और आपको ये टैरिफ वॉर के अंदर प्रेशराइज कर रही है, उस कंपनीज को हमें धीरे धीरे से छोड़ना पड़ेगा। मेरा सीधा जो अगर कोई इशारा है तो अमेजोन के ऊपर है, वीजा और मास्टर कार्ड के ऊपर है कि ये जो लोग हैं हमारे यहाँ पे बिजनेस करते हैं और क्रोर्स ऑफ रुपीस ले जाते हैं अमेरिका के अंदर, और ये फॉर्च्यून 500 के अंदर आती हुई कंपनीज है जो क्रोर्स ऑफ रुपीस का टैक्स देती है अमेरिका को, एंड बिकॉज ऑफ दैट टैक्सेस अमेरिका इज बिगर। अगर ये कंपनी ये 150 करोड़ के बिजनेस से निकल जाए या फिर अमेजोन के पैरेलल कोई हमारी बड़ी कंपनी
हमारे पास भी बड़े लोग हैं, हमारे पास टाटा की भी टाटा है, ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, अदानीज ग्रुप है और बहुत सारे साउथ के मिड के जो भी बड़े ग्रुप्स है, अगर ऐसी ही कोई एक ऐप बना दे तो मुझे लगता है कि अमेज़न का बिजनेस अगर यहाँ से कम हो जाए तो आपको आश्चर्य होगा कि अमेज़न इज अर्निंग मोर देन 29,000 crore rupees per annum from India. ओहो, एंड मास्टर ऑफ वीजा का तो मैं कैलकुलेशंस मेरे एक वीडियो में मैंने बोला है, मैं वीडियो की लिंक इसमें शेयर कर दूंगा जरूर हम हमारे डिस्क्रिप्शन में ब्रॉडकास्ट डालेंगे। में, तो आप उसमें देख सकते हैं कि रूपी कार्ड और मास्टर वीजा कार्ड की जो वॉर है वो क्या है। तो यहाँ पे मतलब ये फलित होता है कि नंबर एक तो अपने जो प्राइम मिनिस्टर है माननीय नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट लाया तो उससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। हाँ, क्योंकि मे भी प्रोडक्ट सैमसंग की हो या कोई भी हो आउट ऑफ इंडिया की हो, लेकिन उसका प्रोडक्शन भारत में कीजिए। राइट राइट, तो ये दूसरी चीज आपने ये बताई कि एट द मैक्सिमम टैरिफ की जो इतनी बड़ी डिस्कशन चल रही है और मतलब टैरिफ और ये वो ऐसी सी बातें हो रही, तो इसमें चीज ये है कि उससे मतलब कहीं पे डरने की, कॉमन मैन को डरने की जरूरत नहीं है। लेट अस टर्न टुवर्ड्स स्वदेशी प्रोडक्ट एंड स्वावलंबन आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसी पे चले तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, अगर टैरिफ का किसी को लॉस जाएगा तो अमेरिकन को जाएगा। ये मैं इसलिए आपको बोलता हूं कि हमारी सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल्स कंपनी की दवाइयां अमेरिका के अंदर जाती है। ओके, अगर वो दवाइयां वहां पे पहुंचती है और 50% ज्यादा कॉस्ट लगती है तो ये कॉस्ट अमेरिकन को लगती है, इंडियन कंपनीज को नहीं लगती है। मुझे ये नहीं पता चल रहा है कि आज के दिन में लाइफ सेविंग ड्रग के अंदर हमारा 28% का दबदबा है अमेरिका के अंदर मार्केट में, अमेरिका के मार्केट में। अगर वहां पे ड्रग नहीं जाती तो ड्रग रशिया जाएगी, ये ड्रग जाएगी ऑस्ट्रेलिया जाएगी, ये मिड कंट्रीज में जाएगी, क्योंकि इंडियन फार्मेसी का जो पूरा स्ट्रक्चर है और जो पूरी उनकी क्वालिटी है वो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी की ड्रग्स हमारे यहाँ पे बनती है। अगर अमेरिका में नहीं जाती है तो फिर अदर कंट्रीज में जाएगी, लेकिन वहां पे जाएगी तो बहुत कॉस्टली होगी, ये पॉकेट एक्सपेंसेस के ऊपर जाएगा। तो ये लोड हो रहा है अमेरिका। प्रेसिडेंट ये चाहते हैं कि ये मैं कंट्रीज को दबा रहा हूं, नहीं, लेकिन ये उनके अमेरिकन के पॉकेट के ऊपर सारी चीजें जा रही है। तो ये उनको समझना चाहिए कि मैं क्या मंगवा रहा हूं और ये लोड करने से मैं किसका लॉस कर रहा हूं, ये इंडिया का लॉस हो रहा है या अमेरिकन का लॉस हो रहा है। तो शायद कहीं पे ये उनके लिए यानी कि यूएस इकोनॉमी या किसी के लिए बूमरैंग भी पुरवार हो सकती है। ये पक्का हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं कोई एक जगह पे अपने आप को फोकस करके एक ऐसी सिचुएशन में ला रहा हूं कि जो भी मेरे पास आए उसको मुझसे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस देना है और मुझे ध्यान में रखते हुए ही आगे चलना है, तो ये बहुत लिमिटेड पॉइंट ऑफ टाइम के लिए चल सकता है। क्योंकि आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं कि हम किसी के साथ मित्रता करते, किसी को रिक्वेस्ट करके, किसी को अच्छी प्रोडक्ट देके, सस्ती प्रोडक्ट देके, क्वालिटी प्रोडक्ट देके बिजनेस कर सकते हैं, बिजनेस मांग सकते हैं, बिजनेस ले सकते हैं। हम किसी को दबाव में अगर बिजनेस करेंगे तो वो एक पॉइंट ऑफ टाइम में वो पर्टिकुलर कंट्री को शायद इकोनॉमिक बूस्टिंग मिलेगी, लेकिन इसका ऑल्टरनेट चैनल चालू हो जाएगा। शायद ये हो जाए कि चालू हो गया है, और ये चालू हो जाएगा तो फिर अमेरिका की हालत, जो आज के दिन में वीजा के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है, यही परिस्थिति हो जाए कि रूस का वीजा, चाइना का वीजा या भारत का वीजा आपको न मिले। सही है। तो जो मतलब कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ एवरी इन्वेंशन, तो ये हो सकता है कि अगर ये सब टैरिफ और उसकी वजह से कुछ कुछ प्रोडक्ट्स उसके भाव अगर कहीं पे बढ़े तो मे बी वी ऑल टर्न टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत एंड स्वदेशी प्रोडक्ट्स। तो लुकिंग एट ऑल दिस थिंग्स, इन सबकी तरफ देखते हुए ये लगता है कि टैरिफ वॉर से शायद वर्ल्ड इकोनॉमी को कहीं पे फर्क पड़ेगा, लेकिन कॉमन कंज्यूमर हमारे गुजरात के, भारत के एक सामान्य उपभोक्ता है, शायद उनको उतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो इंडियन प्रोडक्ट की ओर बढ़ेंगे तब।
तो दर्शक भी आखिर में आप कॉमन यूजर, कॉमन कंज्यूमर को इस हमारे टॉक शो के अंत में क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं एक छोटा सा विवरण कर देना चाहता हूं। हमें क्या टच कर सकता है? मैं अगर मॉर्निंग से शुरू करता हूं मेरी दिनचर्या, तो मेरी टूथपेस्ट, मेरा ब्रश, मेरा साबुन, पानी यहाँ का, मिल्क यहाँ का, चाय पत्ती मेरी, सब्जी मेरी, आटा मेरा, मेरा फ्यूल यहाँ का, मेरी कार, मेरे स्कूटर, कपड़े मेरे यहाँ के। अगर मैं ट्रैवलिंग जितने भी जगह पे जाता हूँ वो मेरे भारत के डेस्टिनेशन है। इवन भारत के सिवा मैं 80-90 कंट्री में भी अमेरिका के सिवा जा सकता हूँ। आप पूरी देखिए कि अगर इमरजेंसी क्रिएट होती है तो फार्मास्यूटिकल, वन ऑफ द बेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी अक्रॉस द वर्ल्ड वी आर हैविंग अ बेस्ट सर्जन्स अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको आश्चर्य होगा कि हमारे सर्जन्स वहां पे बेस्ट कहे जाते हैं अमेरिका में, और भारत के पास इतने बेस्ट सर्जन है, भारत के पास बेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो ये भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। भारत को इसमें मुझे लगता है कोई जगह पे हमें नुकसान नहीं है। जो भी है अगर किसी ने लगाया है तो शायद इनका नुकसान है, और आम लोगों को इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जो भी हमारे प्रधानमंत्री जो भी कर रहे हैं आज के दिन में, मुझे लगता है कि भारत आज से 5 साल या 10 साल के बाद, यू राइट माय वर्ड, हम वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी में या सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी में भी आ सकते हैं। जी हाँ, ये सपना ही है ट्रिलियन इकोनॉमी का। एंड विथ ऑल दिस मेजरमेंट्स, ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, टैरिफ और चलता रहे या कुछ भी हो, लेकिन जो जो योजना, स्कीम्स माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी और इस गवर्नमेंट ने डिजाइन की है, उसके चलते हुए कहीं पे हम ये जरूर मान सकते हैं कि आने वाले वक्त में स्वदेशी की ओर मुड़े और अपने ही चीजों का इस्तेमाल अपने ही शहर में करे, तो ये ज्यादा अर्थपूर्ण और हमारी इकोनॉमी को सपोर्ट करने वाला होगा। तो ये हमारे साथ थे दर्शक द्विवेदी, और बहुत ही सुंदर बात डॉलर वर्सेस रुपी, टैरिफ वॉर, इंडियन करेंसी, ब्रिक्स की करेंसी, कहीं कहीं पे थोड़ी बात अपने यूरो की भी हुई। तो ये सब क्रूड को परचेज करके कैसे उसको आगे ले जाएगा, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट और अर्थपूर्ण बातें जो हमारे श्रोताओं को जाननी जरूरी थी, आज यहाँ ये टॉक शो के मंच पे से आप सबके साथ साझा की है। तो हम सभी दर्शक भाई के शुक्रगुजार हैं। थैंक यू वेरी मच।